Welcome in the course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. And module sampling, we are going to deal sampling and non-sampling errors in research. After this lecture, you may be able to define and distinguish between sampling and non-sampling errors, identify key causes of sampling error with examples, understand different types of non-sampling error, especially respondent and administrative errors, explore effective strategy for controlling these errors in research. First, we should understand about what is the concept of error and how error occurs. त्रुटियां होती कैसे हैं, त्रुटियां हैं क्या? तो in every research study, errors can distort results and impact the validity of conclusion. The errors are broadly categorized as sampling error, non-sampling error. चूंकि जो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट कर दे, एक्सपेक्टेड ये था और वो एक्सपेक्टेशन, चूंकि जो हमने बताया कि पहले हमारी एजम्पशन और हाइपोथेसिस हमें आगे प्रोसीड करने के लिए रास्ता दिखाती है और हम चल रहे हैं, हमें पीछे से एक हमारे पास माइंडसेट है कि दिस शुड बी, या ये ऐसा ही आएगा क्योंकि ये परिस्थितियां हैं, लेकिन रिजल्ट एकदम अलग आ गया, दैट वे आर नॉट एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, प्रत्याशित नहीं थे ऐसे रिजल्ट्स। तो अब यानी कि कहीं ना कहीं हमसे एरर हुई है। तो वो एरर्स हमारे कहाँ हुए? तो कई लेवल पे एरर होते हैं, लेकिन सैम्पलिंग जो सैंपल के ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ सैंपल, वहाँ पे अगर एरर हो जाती है तो मेजरली प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। बट वो अगर उस प्रोसीजर में हमने एरर कर दी, कहीं से एरर हो गई, तो सैम्पलिंग एरर हो जाएगी और अदर्स एरर विल कंसिडर एज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। एंड एरर्स अफेक्ट द फाइंडिंग्स, क्योंकि त्रुटि जो है वो त्रुटि कहीं ना कहीं हमारे परिणामों को प्रभावित करेगी। इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द एरर्स एंड हाउ टू मिनिमाइज दैट इज रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट वन, सैम्पलिंग एरर। एरर्स ड्यू टू सेलेक्टिंग अ सबसेट या सैंपल। जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई त्रुटि हो गई हमसे, पॉपुलेशन से, जैसे ही हमने पॉपुलेशन से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो हम मानकर चलते हैं कि व्हाट सैंपल वी आर गैदरिंग या वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसके लिए हम वेरियस मेथड्स के साथ जाते हैं, और वो मेथड्स अगर हम सही से अप्लाई करते हैं, देन जैसे कि हम ये मानकर चलते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग इज वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव एंड इट विल गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन बाय चांस, देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड, बाय चांस अगर हमने रैंडम सैम्पलिंग करी, जैसे कहा कि 50 लोगों का एक सैंपल बनाना था और बाय डिफ़ॉल्ट हमने 10,000 के पॉपुलेशन से रैंडमली सेलेक्ट किया, और 10,000 की पॉपुलेशन से 50 के 50 मेल आ गए, मेल फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन उस पॉपुलेशन में है। बट बाय डिफ़ॉल्ट इफ 50 मेल आर देयर, तो हाउ वी आर गोइंग टू कवर द ओपिनियन ऑफ द फीमेल? तो दैट रैंडम जो सिलेक्शन है विल बी फॉल्टी देयर। तो इस तरीके से हमारे सैम्पलिंग एरर्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं, और इससे हमारा जो हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं या सबसेट्स जो सेलेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉल्टी होगा और हमारे लिए कह सकते हैं कि घातक भी हो सकता है। सेकेंड वन इज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ऑल अदर्स एरर दैट अकर ड्यूरिंग द डेटा sampling selection, all other errors that occur during the sampling like data collection, recording or processing stage, तो वो हम उसको नॉन सैम्पलिंग एरर के रूप में कंसीडर करते हैं। बोथ टाइप ऑफ एरर मस्ट बी मिनिमाइज फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स। और
आवश्यकता है कि दोनों तरीके के जो रिजल्ट्स हैं, एरर्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि एरर तो एरर, दैट मे बी सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर, एंड बोथ विल अफेक्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी. तो देयरफॉर वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज. अब थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें सैम्पलिंग एरर्स की, तो सैम्पलिंग एरर अराइजेज ड्यू टू द यूज ऑफ ए सैंपल इंस्टेड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन. It is the difference between a population parameter and a sample statistics. Sampling error क्यों evolve होता है? तो sampling error arises due to the use of a sample. Sampling error arises due to the use of a sample instead of the entire population. अगर entire population पे काम होता तो हमारे पास error नहीं आता, लेकिन चूंकि हमने sample select किया और वो सैंपल सिलेक्शन में हमारे कहीं कोई एरर हो गई, तो दैट विल बी कंसीडर एज द सैम्पलिंग एरर. अ सैम्पलिंग एरर इज द एरर काज्ड बाय ऑब्जर्विंग अ सैंपल इंस्टेड ऑफ द होल पॉपुलेशन. ये कोचरन की डेफिनेशन है. जैसा पहले ही बात की गई कि सैंपल साइज जैसे बड़ा रहेगा, वैसे ही हमारे पास सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज होती जाएगी. इट मीन्स अगर वो होल पॉपुलेशन को हम सैंपल के रूप में ले लेते तो शायद हमारे पास एरर की गुंजाइश नहीं रहती, बिकॉज वी हैव चूजन या सेलेक्टेड फ्यू मेंबर्स ऑफ फ्रॉम दैट ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन एज अ सैंपल, एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटी फॉर इन रिगार्डिंग टू सैम्पलिंग एरर. दिस graph, the relationship between sample size and sampling error can be understood with the help of this figure. यहाँ जो दिख रहा है कि एक तरफ सैम्पलिंग एरर है और दूसरी तरफ सैंपल साइज, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है, अब जैसे सैंपल साइज आपका लार्ज हो रहा है, आपका एरर जो है स्मॉल दिख रहा है, और जैसे ही सैंपल साइज स्मॉल है, आपका एरर जो है वो लार्ज दिख रहा है. तो इस तरीके से इसके बीच में एक कोरिलेशन है कि सैंपल साइज बड़ा करते जाइए, सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज होती जाएगी. सैम्पलिंग साइज बड़ा और एरर मिनिमाइज, और सैंपल साइज अगर छोटा होगा तो एरर बड़ा हो जाएगा. अब मेजर कॉजेस ऑफ सैम्पलिंग एरर. जो सैम्पलिंग एरर के मुख्य कारण हैं वो क्या हो सकते हैं? तो आप देखें, पहला सैंपल साइज. Cause using a small sample that may not adequately reflect population characteristics. पहले ही हमने कहा कि अगर छोटी जनसंख्या न्यादर्श के रूप में हमारे पास होगी, या न्यादर्श जो हमारा होगा उसकी जनसंख्या जो है छोटी होगी या साइज मिनिमम है, तो उसकी वजह से हमारा जो एरर है वो इफेक्ट या सैम्पलिंग एरर आ सकता है. अब जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ कि सर्वेइंग ओनली 30 आउट ऑफ 10,000 टीचर्स मे नॉट यील्ड जनरलाइजेबल रिजल्ट्स. अब आप 10,000 ओपिनियन, 10,000 लोग हैं और उनकी ओपिनियन 10,000 तरीके की होंगी, और यू आर गोइंग टू ओनली टॉक विथ 30 पर्सन, सर्वेइंग ओनली 30 पर्सन, तो व्हाट ओपिनियन यू विल गेट? दैट मे बी falsy. So here we have selected only 30 people from 10,000. So this is a sampling error concept, because we have chosen very less people within our research. So that is the considered as the sample size. If we are selecting less people within a sample, and that will not be representative of that particular population, so this will yield not appropriate results, and that will not be able to generalize. Second one, sampling technique. Yes, I have priorly talked that using improper or biased sampling method. Yes, example like here, using convenience sampling at the place of stratified random sampling in a study comparing urban and rural literacy rates. It will give us misleading information. Previously I have said, if
we are selecting from 50% from the 10,000 population, and we are using random sampling, and by default we have chosen 50 male, and that male are maybe from the maximum population, उनका proportion जो है वो urban area से है। तो हमारा population जो constituted था वो male and female and rural and urban, इन दोनों चीज़ों से बना हुआ था। और ऐसे में केवल हमने ले लिया 50 मेल पुरुष, और उस 50 में भी 40 जो हैं वो अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 रूरल को। तो ये अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग नहीं कहलाएगी। तो देयरफॉर देयर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू गो विद द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हम स्टेटा बना के उसके साथ से जब सैम्पलिंग रैंडमली करेंगे तो दैट विल अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। Therefore, it is required to use proper or justified sampling method. Which method we are using for the selecting the sample, and that is proper or not, we should clarify first. Population heterogeneity. बात करें कि अगर पॉपुलेशन में होमोजेनिटी नहीं है तो इट मे बी चैलेंजेबल ड्यूरिंग सिलेक्शन द सैंपल, cause the population is diverse and not properly stratified. Here example is given: studying income levels without accounting for occupation or location, diversity leads to over or underestimation. अब बात जब हो रही है कि एक स्टडी है जिसमें इनकम लेवल्स को अध्ययन किया जा रहा है, वी आर स्टडिंग इनकम लेवल्स विदाउट अकाउंटिंग फॉर ऑक्यूपेशन और लोकेशन, डाइवर्सिटी लीड्स टू ओवर और अंडर एस्टिमेशन। अब उसमें किस तरीके के लोग हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, वो चीज़ें मेंशन नहीं हैं। तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन की विषमता, जो जनसंख्या में जितनी डाइवर्सिटी इस रेफरेंस में है, जो इनकम या कह सकते हैं कि इनकम को मेज़र करने के लिए, तो वो चीज़ें हमने उसमें इन्फॉर्म ही नहीं करी हैं, जैसे कि रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल, या एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, उनका जो ऑक्यूपेशन है, व्हाट आर दैट। तो वो अगर रिफाइंड वे में हमें करना है तो पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड करते हुए और हमें आगे बढ़ना होगा और उसको होमोजेनिटी की तरफ मूव ऑन कर देना होगा। तो जितनी हेट्रोजिनिटी रहेगी उतनी हमारी सैंपल जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होगी। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि उसको स्ट्रेटिफाइड कर दें और तब हम उसमें से उसकी हेट्रोजिनिटी को मिनिमाइज कर दें। और जब मिनिमाइज हो जाएगी तो जो हमारे पास पॉपुलेशन आएगा वो डिफरेंट स्टेटस से रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो हमारा जो एप्रोप्रिएट सैंपल का कॉन्सेप्ट होगा दैट विल फुलफिल हियर। अब बात करें कि जो सैंपलिंग एरर है क्या उसकी विशेषताएं हैं। इट अकर्स ओनली इन सैंपल सर्वे नॉट सेंसस। अगर पूरे डाटा, पूरे पॉपुलेशन पे अगर कोई रिसर्च बेस है तो उसमें सैंपलिंग एरर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज वी हैव नॉट सेलेक्टेड द सैंपल, दैट इज द सेंसस बेस। तो इसका मतलब कि जब सैंपल बेस सर्वे होते हैं तभी हमारी ये सैंपलिंग एरर का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। सेकेंड वन, इट कैन बी एस्टिमेटेड एंड रिड्यूस्ड बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सैंपलिंग एरर अगर हो गई है तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी एस्टिमेटेड एंड रिड्यूस। पहले हम उसको एस्टिमेट करेंगे, आफ्टर दैट वी कैन मिनिमाइज और रिड्यूस। तो ये पॉसिबिलिटी है थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक। इट डिक्रीजेज विथ बेटर सैम्पलिंग डिजाइन एंड लार्जर सैंपल साइजेस। यस,
अगर हम सैम्पलिंग डिज़ाइन बेहतर यूज में ला रहे हैं, यानी कि हमें पॉपुलेशन की जो हेटेरोजेनिटी और होमोजेनिटी है उसको स्टडी करने की ज़रूरत होगी, और जब अगर वो स्टडी हमने कर ली तो इट मीन्स वी कैन डिक्रीज द सैम्पलिंग एरर, because we will go with appropriate sampling design. By that we will select the appropriate sample or representative sample जो उस पॉपुलेशन में सारी निहित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डाइवर्सिटीज हैं, उन सब का रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हमारे सैंपल में होगा. तो देन वी शुड यूज appropriate sampling design, and also it is required to go for the larger sample size. जहाँ अभी जो हम लोगों ने एक पिक्चर ग्राफ के रूप में देखी, तो उससे क्लियर है कि जैसे जैसे सैंपल साइज लार्ज होता जाता है, हमारी जो एरर है वो मिनिमाइज होती जाती है, यानी कि सैम्पलिंग एरर अपने आप अपना अस्तित्व खो देगी जैसे जैसे, यानी कि इफ पॉसिबल देन आवर सैंपल साइज शुड बी मैक्सिमम. सैंपल साइज को बढ़ा दें और एरर को मिनिमाइज कर दें. तो ये कॉन्सेप्ट है. अब बात करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स की. सैम्पलिंग एरर यानी कि जो सैंपल सिलेक्शन हुआ उसके चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ना मिला या सैम्पलिंग के लिए जो हमने टेक्निक्स यूज करी वो फाल्टी रही. लेकिन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है नॉन सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है और हाउ वी कैन रिड्यूस इट. Non-sampling errors are the errors that arise from any source other than the act of sampling. They can occur in both sample surveys and census. वो अगर हमने जैसे अभी तो हम लोगों ने सीखा कि अगर हम सैंपल बेस स्टडी करने जा रहे हैं तो देयर विल बी सैम्पलिंग एरर. यस राइट, क्योंकि सैम्पलिंग कर रहे हैं तब वो एरर अकर कर रही हैं. लेकिन अगर हमने सैम्पलिंग करी ही नहीं, हमने होल पॉपुलेशन को एज ले लिया, यानी कि सेंसस पे बेस अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं पूरे आंकड़ों पे, तो देयर नॉन सैम्पलिंग एरर्स विल बी इन एग्जिस्टेंस. तो वो सैम्पलिंग एरर नहीं बोली जाएगी, उसको नॉन सैम्पलिंग एरर के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं. एंड इट इज हियर जस्ट non-sampling errors can be more dangerous than sampling errors because they can introduce systematic bias. Salant and Dillman की ये concept है कि non-sampling errors can be more dangerous. Sampling error तो by chance occur कर रही है, लेकिन जो non-sampling errors है वो सिस्टमेटिक बायस को इंट्रोड्यूस कर रही है. आई एम यूजिंग द पर्टिकुलर मेथडोलॉजी फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल दैट कैन बी देयर, बट अगर नॉन सैम्पलिंग एरर्स आ गई हमारे साथ तो हमारे बायसिंग को एकदम रिफ्लेक्ट करेंगी. जैसे मुझे टूल्स जो यूज में लाना था उसके डायमेंशंस को एनालाइज कर रहे किया, और वो टूल हमें उन डायमेंशंस के साथ जाके काम करना था, लेकिन हमने नई टूल बनाया, हमने जस्ट उससे मिलता जुलता, लेकिन जो उसके मोटिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे और हमने वो टूल यूज कर लिया, तो उस स्टडी का कोई मतलब नहीं. दैट विल रिवील द रॉन्ग फाइंडिंग्स. तो इस तरीके से हमारी जो फाइंडिंग्स को अफेक्ट कर रही हैं वो सैम्पलिंग से एसोसिएटेड नहीं है. इस तरीके की जितनी भी हमसे गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, दैट विल बी कंसीडर एज द नॉन सैम्पलिंग एरर्स. अब जैसे कि अब कुछ एरर्स जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करें. नॉन सैम्पलिंग एरर्स में पहला जो रिस्पोंडेंट एरर्स. अब देखें कि रिस्पोंडेंट जो जिसके ऊपर हमारी स्टडी बेस है वो उसके थ्रू से कैसे एरर हो जा रही है. जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग. हमने जो उससे पूछा और वो उस चीज को समझ ही नहीं पाया,
तो वो क्वेश्चंस के मीनिंग ही अलग कर देंगे। तो रिस्पोंडेंट्स इंटरप्रेट क्वेश्चंस इनकरेक्टली। जो भी उत्तरदाता है, अगर वो प्रश्न को सही ढंग से नहीं समझता, तो देयर इज पॉसिबिलिटी टू ही और सी विल गिव रॉन्ग आंसर्स। चूंकि उसने प्रश्न को समझा ही नहीं, तो ये रिस्पोंडेंट की तरफ से त्रुटि हो सकती है और वो पूरी की पूरी रिजल्ट को क्या कर देगी, अफेक्ट कर देगी। तो देयर फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द रिस्पोंडेंट about the question. Second one, recall bias. Yes, जो रिस्पोंडेंट है वो उसकी इनेबिलिटी है कि वो पीछे की चीज़ों को जो हुआ उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो इनेबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट इवेंट्स एक्यूरेटली, दिस कैन बी डेलिबरेट मिस रिपोर्टिंग। जानबूझकर अगर वो इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, respondents intentionally give false information, what I can do? Nothing we can do, and according to that we will report, and this will be more dangerous in comparison than sampling errors. जहाँ जब कोई deliberately कोई काम करने लगता है, तो वहाँ से फिर हमारा जो मोटिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो respondents intentionally give false information, this will be problematic. As here, a respondent underreports income due to a fear of judgment. या वो एक सिंपल सा यहाँ लिया गया है कि अंडर रिपोर्ट्स इनकम, कि मेरे साथ अगर जान जाएंगे कि ऐसा है, मेरी फैमिली की इनकम इतनी है, तो हो सकता है मेरे साथ अलग तरीके का व्यवहार करने लगे, या हम पीछे के इंफॉर्मेशन को रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो रिस्पोंडेंट की तरफ से आते हैं, तो इसको रिस्पोंडेंट एरर्स के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। सेकेंड वन, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। यस, जैसे कि सैम्पलिंग एरर के अंदर ही था, उसी में बात कर सकते हैं इसको। पहला, सैंपल सिलेक्शन एरर, एरर फ्रॉम इनकरेक्टली डिफाइनिंग और सेलेक्टिंग द सैंपल। जो सैंपल को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करके एक पॉपुलेशन बनाए, तो उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्लियरली नहीं डिफाइन किए हैं, तो उससे जो सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देंगे। तो एग्जांपल, एक्सक्लूडिंग रूरल एरियाज व्हाइल सर्वेइंग एजुकेशनल आउटकम्स। तो रूरल एरियाज को हम एक्सक्लूड कर दें जब एजुकेशनल आउटकम्स को हम सर्वे कर रहे हैं। तो why we are doing like this? This will be partially, we can say, it will give us partial information. So this is not the good thing. We should collect from the what the heterogeneity there. According to that, the nature of the data is required to understand, and as we will gather appropriate sample as required, then our findings will be better. Otherwise, it will consider under the sample selection error, because we are knowing the things and excluding that, as excluding rural areas while surveying educational outcomes. So we have excluded rural areas, persons, students or others. Next one, researcher investigator error. First one was the administrative error, and in that we are dealing sampling selection error. Second one, researcher/investigator error. Mistake made by the researcher. कभी कभी जो शोध करता है उनके थ्रू भी गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। डाटा कलेक्टर सच एज मिसकम्युनिकेटेड और बायस्ड क्वेश्चनिंग। कभी कभी जो हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं वो हमारे थ्रू गलत
उसमें बन जाते हैं, या हो सकता है कि जब हम डाटा गैदर करने गए हैं तो उस समय जो मीनिंग हमें उनको इन्फॉर्म करना चाहिए वो मीनिंग हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए, तो वो हमारी ही गलती है, वो स्टेक होल्डर्स की गलती नहीं है फ्रॉम विच वी आर गैदरिंग द डेटा। तो अब यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं, तो इट आल्सो नोन एज रिस्पॉन्स एरर। लाइक इंटरव्यूअर एक्सप्लेन्स क्वेश्चंस inconsistently across respondent. Interviewer explains questions consistently ना करके inconsistently across respondent। तो यहाँ से गलती हमारे ही थ्रू हो रही है कि हमने सभी को प्रॉपरली वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करी, और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी मिसलीडिंग। तो ये हम काम कर रहे हैं, हम रैपर्ट इस्टेब्लिश करके सही ढंग से उनके मेंटल सेट को नहीं वो चीज़ें कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर, या हम जब डेटा एनालाइज कर रहे हैं तो वो वहाँ पे ज़रूरत है दूसरी विधि की, हम दूसरे विधि से कर दे रहे हैं। फाइंडिंग्स की रिपोर्टिंग जो है वो हमें या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 0.05 लेवल पे करना था, 0.01 पे कर दे रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग दैट कैन बी affect our studies finding. So therefore it can be considered as the researcher/investigator error. ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें 300 लोगों से डेटा लेना था, हमने केवल 200 लोगों से ही लिया। हमें इस तरीके की सैम्पलिंग यूज करनी थी, हमने दूसरे तरीके की सैम्पलिंग यूज कर ली। तो व्हाट वी आर डूइंग intentionally that will consider as here. Intentionally or unintentionally we can say, जो भी हमारी तरफ से होगा that will consider as the researcher or investigator error. Next उसी से संदर्भित है researcher / investigator misconduct, falsification of data by the researcher or field investigator. अब ये अगर हम गलती कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिलिंग आउट सर्विस विदाउट एक्चुअली इंटरव्यूइंग रिस्पॉन्डेंट, हमने किसी को इंटरव्यू नहीं किया और गलत डेटा अपने आप से फ्रेम बनाकर कर दे रहे हैं, तो इट विल बी मोर टफ फॉर एनीवन बिकॉज इट विल गिव्स इनसाइट दैट वी आर फैब्रिकेटिंग द डेटा। falsification of data by the researcher or field investigation, ये बहुत ही एक तरीके का ज़बरदस्त एरर माना जाता है, जहाँ पे रिसर्चर अगर इस तरीके का काम कर रहा है कि बिना फील्ड में गए, बिना डाटा उनसे बात किए, वो खुद ही बना ले रहा डेटा, बाय सेल्फ ही और सी प्रोड्यूसिंग द डेटा एज रिक्वायर्ड। दिस मे बी टफ। Data processing error, as we are coding and entering in computer anywhere or analyzing the data, तो वहाँ पे जो इस तरीके का एरर माना जाएगा वो डाटा प्रोसेसिंग एरर के अंदर आएगा, क्योंकि हमारी कोडिंग ही गलत हमने कर दी। जहाँ 1 करना था वहाँ पे 2 कर दिया, 2 को 1 कर दिया, या 1 1 1 1, और उसके बाद से 1 को ही 2 से कोड करना शुरू कर दिया। डेटा की जगह जो एंट्री हो रही थी उस एंट्री में अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देन आवर फाइंडिंग्स विल बी फुली चेंज्ड। तो एरर्स ड्यूरिंग कोडिंग, डेटा एंट्री और एनालिसिस, और जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस एनालिसिस भी हमारा जो ऑथेंटिक हमने सिस्टम बनाया है कोडिंग डिकोडिंग का, या जो सही स्टैटिस्टिक्स हम यूज करनी थी उसके जो कह सकते हैं प्री एजम्पशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा बाय विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हाउ वी आर यूजिंग दैट टी टेस्ट, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट, मान-विटनी टेस्ट, एनोवा और पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन या रैंक, everyone, why we are going to use that,
तो if we are doing like that, then that maybe affect our findings. So using wrong or inappropriate statistical technique for analysis of data. जहाँ पे NPC को फॉलो नहीं कर रहा, we are going to use t-test. Two means are there and we are going to apply ANOVA. Data is gathered from with the help of non-probability sampling method, and we are applying the parametric test. So these are the things where we are processing for data analysis. There can be data processing error. तो जो टेक्निक्स हम यूज करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो एकदम अप्रोप्रिएट होने चाहिए. जो हमारी कोडिंग है, एंट्री है, वो सारे एक सिस्टमेटिक और इफेक्टिव मैनर में होंगे या एकदम एक्यूरेटली होंगे, तो शायद वो त्रुटियां नहीं हो पाएंगी जो डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू हो सकती थी. तो हियर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉन्शियस ड्यूरिंग कोडिंग, डाटा एंट्री और एनालिसिस. सचेतन होने की ज़रूरत है, और जब हम सचेत हो जाएंगे तो ये एरर मिनिमाइज हो सकती है. लेकिन एक एग्जांपल देखिए, एंटरिंग 85 इंस्टेड ऑफ 58. दोनों नंबर तो एक ही हैं, लेकिन गलती यही हो गई, जहाँ पे 85 फिल करना था वहाँ पे 58 कर दिया. तो वो जो मार्क्स इतने रिफ्लेक्शन जो हैं वो टफ हो जाएंगे कंट्रोल करने के लिए. डाटा एनालिसिस, डाटा फीडिंग is very important work, and if it will be error free, then our findings can be appropriate. Now it is required we may compare sampling and non-sampling error. Criteria: source, occurs in, control and detectability. अब जैसे सैम्पलिंग एरर की बात कर रहा है, इसका सोर्स जो है सैंपल बेस्ड वेरिएबिलिटी है. अगर सैंपल में वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो इट मीन्स देयर विल नॉट बी सैम्पलिंग एरर. एंड सैम्पलिंग एरर का जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं हमने सैंपल जो सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट नहीं कर पाए, उसमें वेरिएबिलिटी रह गई, एप्रोप्रिएट सैंपल नहीं मिला हमें. और नॉन सैम्पलिंग एरर के लिए जो सोर्स है रिस्पोंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, ये मेजरली होते हैं, क्योंकि हमें जिससे डेटा लेना है वो रिस्पोंडेंट है. अगर उसने नहीं सही डेटा हमें दिया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है. तो इसको नॉन सैम्पलिंग एरर में कम से, या एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज या अदर इशूज विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द सैंपल. तो इसलिए सोर्स जो नॉन सैम्पलिंग एरर का है वो बहुत ही डिफरेंट है. उसके लिए मेजर सोर्सेज आर ओपन. फिर सैम्पलिंग एरर अकर्स इन ओनली सैंपल सर्वे. जहाँ सैंपल सर्वे होने जा रहा है वहाँ पे सैम्पलिंग एरर हो सकती है, और जहाँ सेंसस सर्वे या बहुत सैंपल सर्वे भी है वहाँ भी नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है. पहले ही हमने कहा कि सैंपल हमने जो सेलेक्ट कर लिया है वो उसके साथ भी हम गलतियां कर सकते हैं. हमें टूल अप्लाई कोई और करना था, हमने अप्लाई कोई और कर दिया. इंटरप्रिटेशन जो है हमारा वो अलग तरीके का हो रहा है. तो ये सेंसस, पूरे सेंसस पे अगर डेटा हमारा आधारित है और हम काम कर रहे हैं तो भी गलतियां हो सकती हैं हमसे. जो एनालिसिस ऑफ डेटा है वो हमें उसकी पूरी अप्रोप्रिएट नॉलेज के साथ मूव ऑन करनी होगी, अदरवाइज इट मे बी मिसलीडिंग. सैम्पलिंग एरर में कंट्रोल की अगर बात करें तो सैंपल डिज़ाइन बना लेते हैं, साइज इन्फॉर्म कर लेते हैं, दैट विल बी गुड.
नॉन सैम्पलिंग एरर में कंट्रोल की जब बात है तो वो बहुत टफ हो जाता है, और उसके लिए पूरा एक कॉन्शियसनेस चाहिए जिसमें वो उसको ट्रेनिंग कराया जाए, सुपरविजन कराया जाए, वैलिडेशन किया जाए। तो वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तब भी जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता हो कि हाउ टू टॉक विथ अदर्स, हम एक अच्छा इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करें, हम लोगों से रैपोर्ट कैसे एस्टेब्लिश करें, तो वो सारे पहलू हमें कंसीडर करने होंगे, क्योंकि सैम्पलिंग एरर जो है वो केवल सैंपल्स के इर्द गिर्द घूमती है। अगर सैम्पलिंग डिज़ाइन गलत रही होगी तो सैम्पलिंग एरर हो सकती है। साइज अगर हमने अप्रोप्रिएट नहीं लिया तब सैम्पलिंग एरर हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एस्पेक्ट हैं जहां से एरर कैन बी देयर, तो दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कंसिडर अंडर द नॉन सैम्पलिंग एरर। और इसमें it is challengeable to handle the all aspect. Therefore, if we will be conscious there, चाहे वो जब हम अपना ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हैं और उससे को एसोसिएट करके टूल बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ और कह रहा, टूल हमने कुछ और बना दिया, तो वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर ऑब्जेक्टिव कह रहा परसेप्शन एसेस करना है, वी हैव या अवेयरनेस एसेस करना है, और हमने एटीट्यूड स्केल डेवलप कर दिया, तो अब कॉन्सेप्ट तो हम गलत करते ही जा रहे हैं। अब हमें जो कैटेगराइजेशन करना था उसका आधार हमें कुछ और लेना था, और हमने कैटेगराइजेशन का आधार कुछ और ले लिया। तो अब इस तरीके की जो छोटी छोटी हमारी गलतियां हो रही हैं वो सब मिलकर बहुत बड़ी गलती बन जाएगी। इट मे बी प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। तो इस तरीके से जो फाइंडिंग्स हमें रिपोर्ट करनी है और वो हम रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो हियर सैम्पलिंग एरर कैन बी मिनिमाइज, but non-sampling error is very dangerous, because we are not able to recognize as sampling error causes can be, but non-sampling error also can be minimized by the consciousness. अगर हम conscious रहेंगे तो शायद वो non-sampling error नहीं हो सकती। What is the required? We go with that. जो वहाँ पे उस समय सिचुएशन में आवश्यक है उसके साथ हमें जाना होगा। डिटेक्टिबिलिटी की बात सैम्पलिंग एरर में बात करें तो ये क्वांटिफाइएबल है, इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, और नॉन सैम्पलिंग एरर में ऑफन हिडन आर हार्ड टू डिटेक्ट, ज़्यादातर तो ये छिपा हुआ होता है नॉन सैम्पलिंग एरर में। और सेकंड ये कहना कि वो डिटेक्ट करना थोड़ा सा कठिन है। इस तरीके से इसको हम दोनों को समझ सकते हैं कि सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर जहाँ पे सैम्पलिंग करते समय और सैम्पलिंग साइज में जो प्रॉब्लम आई उसी से सैम्पलिंग एरर हो सकते हैं, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर फ्रॉम द बिगिनिंग of formulation of objective to the reporting of the thesis as educational implication, as findings, as using the significance label, analyze the data, every aspect, every pehlu we can do the mistake. हम पदों स्टेप्स पे चलने के साथ कई गलतियां हमसे हो सकती हैं। That all will be considered as the non-sampling error, and it is more challengeable to deal. Now, how we can control the sampling and non-sampling errors? So, controlling sampling and non-sampling errors. First one, controlling sampling errors. जब सैम्पलिंग एरर्स को कंट्रोल करने की बात हो रही तो यूज एप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। यस, इफ ट्राई देन, या कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हो सच में जो सैम्पलिंग एरर्स हैं इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो सिंपल सी बात है कि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के साथ जाएं, और उसमें भी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हम यूज में करें या क्लस्टर यूज करें।
सेकेंड, इंश्योर अ सफिशिएंटली लार्ज सैंपल। जो हम लोग की थियरी है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे, वैसे ही सैम्पलिंग एरर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देयरफॉर इंश्योर अ सफिशिएंटली लार्ज सैंपल, हमारा जो सैंपल हो वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इट मीन्स दैट शुड बी लार्ज। पायलट टेस्ट द सैम्पलिंग प्रोसीजर, जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है उस पर भी एक पायलट टेस्ट अगर हम यूज में लाते हैं तो दैट कैन बी हेल्पफुल। Stratified sample based on known heterogeneity. Stratified sample based on, yes, first we recognize what are the heterogeneity. On the basis of that we can stratify our samples. Controlling non-sampling errors. अब बात करें कि जो non-sampling errors, चूंकि sampling errors तो हमें एकदम क्लियर कट दिखाई देता है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब बात करते हैं कि कंट्रोलिंग नॉन सैम्पलिंग एरर्स तो इट बिकम्स मोर टफर। जैसे कि ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स टू मिनिमाइज एरर, पहली ज़रूरत है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो जहां काम करने जा रहे हैं वो दे शुड गेट द ट्रेनिंग। सेकेंड वन, कंडक्ट पायलट सर्वेज टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्डेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कंडक्ट पायलट सर्वेज, जरूरत है एक पायलट सर्वे करने के लिए टू आइडेंटिफाई रिस्पॉन्डेंट मिसअंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे किस किस जगहों पे गलती कर रहे हैं, किस किस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट आर देयर मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। तो वो पायलट स्टडी से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉनिटर एंड सुपरवाइज डेटा कलेक्टर्स टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट्स, जो भी डाटा कलेक्टर है उसको हमें मॉनिटर भी करते रहना है और सुपरवाइज भी करना है, जिससे कि वो कहीं प्री या कह सकते हैं कि मिसकंडक्ट वो नहीं करेगा। देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड टू मॉनिटर एंड सुपरवाइज डेटा कलेक्टर्स, where they are going, from where they are gathering the data, it's all, are they using appropriate tools or not. Every concepts can be controlled. Use pre-coded forms to avoid entry errors. तो अगर pre-coded forms हो तो वो दे दें तो उससे entry errors हम डायरेक्टली यहीं पे 1212 लिखवा सकते हैं और वो error नहीं होगा फिल करते समय। तो use pre-coded forms to avoid entry errors. Next one, implement double data entry and validation check. If yes, this is very essential and it will make more authentic analysis. Implement double data entry. दो अगर पैरेलल हम लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। एंड वैलिडेशन चेक्स, कोशिश करते हैं कि वैलिडेशन के लिए चेक्स यूज में लाएं। अब बात करें कि कुछ एक्टिविटीज जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन कर सकती है। यू आर डिजाइनिंग ए सर्वे ऑन यूथ मेंटल हेल्थ इन अर्बन इंडिया। लिस्ट वन पॉसिबल सैम्पलिंग एरर एंड वन नॉन सैम्पलिंग एरर। व्हाट कैन बी देयर। चूंकि इतनी समझ उत्पन्न होने के बाद यू में list the sampling error and non-sampling error, and this will really boost up your understanding. Suggest how to reduce each, और second आप अपने तरफ से लिखिए कि अगर sampling error हो गई या non-sampling error हो गई है तो how we can reduce it. So that should be here, and by through this activity you can strengthen your understanding about this concept. You can go with this. Which type of error, sampling or non-sampling, do you think is more difficult to detect? Why? So you develop a write-up on this and you analyze the lecture and frame the concept. Which type of error, sampling or non-sampling?
डू यू थिंक इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, किसको कौन ज़्यादा डेंजरस है और किसको डू यू थिंक इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, और किसको डिटेक्ट करना हमारे लिए टफर होता है, टफ हो जाता है। तो इस तरीके से, और क्यों, उसके कारण को भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट अप करने के लिए, बट इट्स मे बी योर एफर्ट। And after the reading of these references, you can strengthen your insight about the topic. Thank you.